नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी 2022 के दिनांक 16 अक्टूबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। 2022 में पीईटी की परीक्षा 2 दिन में यानी कि कुल 4 शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें से इस 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अगर आप इसके अलावा बाकी के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और साथ ही साथ पीईटी 2021 के दोनों शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग का सही अर्थ क्या है। समश्रुत मतलब कि श्रुत मतलब होता है सुनना और सम मतलब कि एक समान, यानी कि जो एक समान सुनने में लग रहा है अली और अली, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले अली का अर्थ होता है भौरा और दूसरे अली का अर्थ होता है सखी, यानी कि विकल्प नंबर ए यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होता है, विकल्प नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ, क्योंकि सन्यासी का मतलब कि जो घर बार छोड़ दिया हो, और उसका विलोम पूछा गया था, तो गृहस्थ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूछा गया है, कोल्हू का बैल होना का क्या अर्थ है। तो कोल्हू के बैल होने का मतलब यह है कि बुरी तरीके से बिल्कुल काम में लगे रहना, अपने ही काम में लगे रहना, बुरी तरीके से एक ही काम को करना, तो उसे बोला जाता है कोल्हू का बैल होना। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इसके बाद से गणित के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, 76 + 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 - 84 का होल स्क्वायर। चलिए, अगर 76 को मैं ए मान लूँ और 84 को बी मान लूँ तो क्या हो जाएगा। पहला फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर देखिए 76 यानी ए और 84 माइनस 84 मतलब कि बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों फार्मूला को खोल दीजिए। तो पहले ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो इसका जब हम लोग फॉर्मूला खोलेंगे तो माइनस का अंदर मैं मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। देखिए माइनस 2ab होगा, लेकिन ये माइनस का गुणा करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और 2ab ऊपर वाला और 2ab नीचे वाला मिला करके 4ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4ab, ठीक है। और उसके बाद से देखिए ये 76a है और 84b है, यानी कि नीचे क्या है ab दिया गया है, ab से ab कट जाएगा, आपका उत्तर क्या आएगा केवल 4 आपका शेष बचेगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी केवल 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ये इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मान बेसिकली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इसका दोनों टर्म का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हमें मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि इसी को स्क्वायर करना है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इसको अगर मैं स्क्वायर लिखता हूँ तो डायरेक्टली नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि मान में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूँ तो फिर जो ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है। जब दोनों को हम लोग एक तरीके से सॉल्व करेंगे तो घातांक के नियम से अंडर रूट जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 से गुणा हो जाता है और ये इससे कट जाएगा और पहले वाला मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ इस प्रकार से, तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a का मान 2 है और b का मान अंडर रूट 5 है, ठीक है। और ये टोटल का अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि देखिए 4 + 5 यानी कि 9 प्लस 2 × 2 यानी कि 4 और ये अंडर रूट 5 पहले से है और ये होल का अंडर रूट है, यानी कि ये मान हमें प्राप्त हो जा रहा है किससे, यही मान तो पूछा गया था, यानी ये किससे आया है विकल्प नंबर बी से आया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले एक प्रश्न की तरफ। हिंदी का फिर से प्रश्न पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो धरेश का संधि विच्छेद होता है धरा प्लस ईस। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है विशेष तौर पर, ये बड़ी ई की मात्रा होती है। यहाँ पर भी आपको चौथे ऑप्शन में भी धरा प्लस ईस दिख रहा होगा, लेकिन बड़ी ई की मात्रा जो होती है वही हमारा सही होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 और 9 दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। चलिए डायरेक्टली इसके प्रश्नों को देखते हैं और पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, वेयर डिड जॉय मीट कार्मेन, यानी कि जो जॉय था वो कार्मेन से कहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में। देखिए, जॉय जस्ट नोडेड हिज हेड एंड वेंट ऑन हिज
studies that all changes one day when Joy met Carmen, who lived just 2 blocks away from him. One day he ran into her at the market by chance. तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर मिला था, मार्केट में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए विकल्प में देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, ऑप्शन नंबर डी मार्केट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जॉय मदर्स डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, यानी कि जो जॉय की मम्मी थी वो नहीं चाहती थी कि उसे पब्लिक स्कूल भेजना, क्यों? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, दिया गया है जॉयज पेरेंट्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेंड हिम देयर इंस्टेड ऑफ अ पब्लिक स्कूल बिकॉज ही वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई द गर्ल्स। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पैराग्राफ के अनुसार। दोस्तों 10वां प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट सिनोनिम। रैंडम दिया गया, रैंडम का एक तरीके से समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो रैंडम का मतलब होता है अनियमित तरीके से, यानी कि बिना किसी योजना के, उस संदर्भ में आप कह सकते हैं। तो एक्सीडेंटल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्सीडेंटल का मतलब भी होता है लगभग अप्रायोजित, और रैंडम का मतलब भी होता है अप्रायोजित, मतलब कि जो चीज़ें पहले से प्लान ना की गई हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एक्सीडेंटल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें, यानी कि ऑड कौन सा इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 30-25 की बात करें, 12-25 की बात करें और 42-25 की बात करें, तो ये तीनों एक तरीके से पूर्ण वर्ग हैं किसी ना किसी संख्या के। लेकिन अगर बात करें 41-25 की, तो ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ये असंगत है और ऑड है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41-25 सही उत्तर है, क्योंकि ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण क्या होगा। तो देखिए कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, बेसिकली आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 11/2 गुणे m-30 इंटू एच। तो m यहाँ पर मिनट है और h यहाँ पर घंटा को शो कर रहा है। तो 11/2 और मिनट का मान कितना है 20 दिया गया है, -30 इंटू एच का मान कितना है 8 दिया गया है। तो ये देखिए ये 10 हो जाएगा, यानी कि 110 माइनस और 3 × 8 = 24, यानी 240, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 30 और 130 अंश होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 130 अंश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया चूज द करेक्ट एंटोनिम। यहां पर एक शब्द दिया गया है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्यूटीफुल का विलोम क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। तो किसी भी फूड के प्रति जो सेंसिटिवनेस होती है, संवेदनशीलता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एलर्जी बोला जाता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, फिर से रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है 15वें नंबर पर। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र। देखिए फाल्गुनी मान लीजिए यहाँ पर है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि इनके इकलौते भाई, अब इनका भाई है तो जाहिर सी बात है इनके माता पिता कुछ होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये ऊपर एक जनरेशन यानी माता पिता को दिखाया जा रहा है, और ये इनका भाई होगा, तो भाई है तो जाहिर सी बात है प्लस से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, भाई का पुत्र, अब इनका पुत्र है, भाई का पुत्र, तो वो भी प्लस होगा। उसके बाद से कहा जा रहा है मेरी पत्नी, इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी, यानी हार्दिक की पत्नी का भाई है। क्या कहा जा रहा है कि इकलौते भाई का पुत्र जो है वो मेरी पत्नी यानी हार्दिक की पत्नी, यानी कि ये किसकी पत्नी है, ये हार्दिक की पत्नी, यानी कि फीमेल हो जाएगी। तो फीमेल को मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हार्दिक की पत्नी हो जाएगी, पत्नी का भाई है। तो पूछा जा रहा है कि फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। अब देखिए ये किसकी पत्नी थी, ये पत्नी थी हार्दिक की। ठीक है, ये हार्दिक की पत्नी थी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, हार्दिक आपका मेल हो जाएगा, कंफर्म हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, यानी ये जो फाल्गुनी है ये हार्दिक की क्या लगेगी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फाल्गुनी की पत्नी का भाई, फाल्गुनी की पत्नी का भाई क्या लगेगा, फाल्गुनी का साला लगेगा, और साला के जो
एक तरीके से साला के जो पिता हैं वो क्या लगेंगे, साला के जो पिता हैं वो ससुर लगेंगे। और फाल्गुनी क्या है, फीमेल थी, तो एक तरीके से ससुर की बहन क्या लगेगी, ससुर की बहन उसकी हार्दिक की ससुर की बहन लगेगी। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी ससुर की बहन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इन्होंने किया क्या है, पहले यहां पर मैं लिखता हूं SCHEME। स्कीम को इन्होंने क्या लिख दिया है, TDIFNF, तो इन्होंने प्लस एक केवल कर दिया। देखिए एस के बाद एक टी, सी के बाद अगला डी, एच के बाद अगला आई, ई के बाद अगला एफ, एम के बाद अगला एन और ई के बाद एफ। तो इसी प्रकार से वंडर का जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए वंडर का अगला अगला केवल आपको लिखते जाना है, WNDER, तो WX हो जाएगा इसके बाद, और MNO का P हो जाएगा, N का O हो जाएगा, उसके बाद से D का E हो जाएगा, E का F हो जाएगा और R का एस हो जाएगा। यानी कि क्या बना, XPOEFS, XPOEFS, विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। दिया गया है निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं और उसके 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। पहला दिया गया है कि कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं दरवाज़ा जिसे डोर कह रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डोर, और कोई दरवाज़ा जो है वो कुत्ता नहीं है, यानी कि ये डॉग हो गया। कोई नहीं है यानी कि बिल्कुल अलग है। और उसके बाद से कहा जा रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, और जो सभी कुत्ते हैं वो क्या हो जाएगा, ये बिल्ली है, यानी कि क्या हो जाएगा, सभी कुत्ते जो हैं वो क्या हो जाएगा, बिल्ली हैं, यानी कि कैट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमसे निष्कर्ष क्या पूछा जा रहा है, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। तो दरवाज़ा कहाँ पे ये है और बिल्ली कहाँ पे ये है, तो ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि संभावना हो सकती है, इस वजह से ही गलत हो गया। दूसरा देखिए कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि संभावना हो सकती है। तीसरा देखिए कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर कैट है और ये डॉग है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये बात गलत है। और यहाँ पर देखिए अब विकल्प दिया गया केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर हमारा विकल्प क्या सही था, केवल 3 वाला सही था। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर सी केवल 3 वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है, तो ये ओडिशा है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। I2 यानी कि इंडिया, और फिर दोबारा I यानी कि इजराइल। तो देखिए भारत और इजराइल कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है, और दूसरा U का मतलब UAE, और इसके बाद दूसरे U का मतलब USA, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर भारत, इजराइल, UAE और USA इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन आपूर्ति की, तो ये किसने किया है, ये रूस ने किया है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है, तो ये नागालैंड में किया गया है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये लोक प्रशासन के लिए दिया जाता है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था, विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, तो ये राजस्थान में पाया गया है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी
ओमान की राजधानी है, तो ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा। विकल्प नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। विकल्प नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एस मनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। विकल्प नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? द्वीप देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी द्वीप देश की बात की जाए तो पहला श्रीलंका हो जाएगा और दूसरा मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो ये उदयपुर को कहा जाता है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजॉल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की बात की जाए तो विकल्प नंबर डी गणेश मावलंकर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि वर्ल्ड वर्कर्स डे जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो वो 1 मई को मनाया जाता है। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ के आकलन के ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो ये प्रदूषण और पर्यावरण हानि। विकल्प नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संगाई महोत्सव की बात आती है तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। विकल्प नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये बेसबॉल है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। विकल्प नंबर ए यहां पर सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 38 से 42 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। ये अपने भविष्य की चिंता छोड़ करके देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जुड़ करके सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था और यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी मोह छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में उनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता और अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। आगे पढ़िए। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म, छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया है। जहां देखो वहीं नेता जी नजर आएंगे। लगता यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले ही उसको कोई अनुगमन करने वाला ना हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते हैं। विदेश जाकर के महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के बाद लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती हैं। दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। येन केन प्रकरण, साम दाम दंड भेद नीतियों का उपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेज देते हैं। अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीज़ों का लालच में जनता उनको वोट दे ही देगी। ये कभी नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, ये नेता येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो नेता का गंतव्य क्या है? वोट पाकर के जीत जाना। यानी कि देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। विकल्प नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीजें देने का वायदा। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही और तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो यहां पर देख सकते हैं आप,
यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प नंबर बी, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप पैराग्राफ में जो मेंशन किया गया उसी के आधार पर उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ के आधार पर यही विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा हो सकता है? तो नेता लोग पार्टी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर के नई पार्टी में चले जाते हैं। विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 43 से 47 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। जल्दी से इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। विचारों का हमने जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगती हैं। इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटना की ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है, और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते रहते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्ध और सफलता के बहुत पास हो। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ के लिए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग, संवेदा सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे कि क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमारे शरीर और मानसिक और भावात्मक रूप से पंगु बना दे सकती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान और निश्चिंता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनमें अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्ध और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों को पुष्टि की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, आ नो भद्रा कृत्वो यंतु विद्स्वतः, सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आए। चलिए, अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो देखिए, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो देखिए, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों में सदा पूरित रहना चाहिए। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम कार्य सिद्ध और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 से 52 तक देखिए, दिए गए इस टेबल पर आधारित पूछा गया था। निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, ये प्रतिशत में दिया गया है सबके मार्क्स। आंकड़ों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये
जो टोटल अलग अलग छात्र जो हैं सभी छात्रों का अलग अलग किस सब्जेक्ट में ये प्रतिशत में मार्क्स दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका टोटल मार्क्स दिया गया है कि किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का परीक्षा हुआ है और इसमें कितने प्रतिशत छात्रों ने नंबर पाए हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिए अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है। अंग्रेजी की बात की गई है। चलिए अंग्रेजी कहाँ है, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों का औसत पूछा जा रहा है, मार्क्स का औसत पूछा जा रहा है। तो औसत कैसे निकलेगा, सभी मार्क्स को जोड़ करके हम लोग को 7 से भाग दे देना है। तो पहले देखिए जो अंकित है वो कितना नंबर पाया है, 50% कितने का, 120 का। तो 120 का 50% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दूसरा देखिए 85% पाया है कितने का, 120 का, यानी जो ब्रिजेश है वो 120 का 85% पाया है, यानी इसका मार्क्स हो जाएगा 102 नंबर। इसके बाद से देखिए तीसरा जो है चिराग वो 70% पाया है कितने का, 120 का। तो 120 का 70% 1284, यानी कि आपका 84 अंक हो जाएगा। इसके बाद से देखिए जो दिव्येश है वो 65% अंक पाया है कितने का, 120 का 65% जब आप निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 78 नंबर, ठीक है। इसके बाद से देखिए जो एहान है वो 90% अंक पाया है, 12 नवा 108, यानी कि 108 नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 80% अंक पाया किसने, फारूक ने, 12 96 हो जाएगा, यानी 96 नंबर इनका हो जाएगा। और ये देखिए ये भी 80 है, यानी कि 96 इनका भी हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, 0 2 4 6 6 8 14 14 8 22 22 6 28 28 6 34, 34 का 4 हाथ में 3, देखिए 3 6 9 9 8 17 17 7 24 24 24 9 33 33 और 9 42, 42 का 2 हाथ में 4 5 और ये 6, यानी कि 624 टोटल हो जाएगा। टोटल हमारा 624 आया है। अब औसत निकालने के लिए 7 से भाग दे देंगे, तो 7 8 56 हो जाएगा, फिर 6 बचा 64 हो गया, यानी कि 7 9 63, एक शेष बचा, यानी कि 7 एकम 7, यानी दिए गए विकल्प में देखिए 89 के करीब कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी 89 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ब्रिजेश है, यहाँ पर पहले 150 का ये 80% पाया हुआ है, तो यानी कितना नंबर हो जाएगा, 15 8 120, यानी कि 120 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 65% कितने का, 130 का। तो 130 का आप 65% निकालिए, कितना हो जाएगा, 130 का 65% जब आप निकाल देंगे तो इसका मान आएगा 84.5, ठीक है। 130 का 65% 84.5 हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए 120 का 85% दिया गया है, 120 का 85% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। और इसके बाद से 100 का 95% यानी 95 हो जाएगा, 60 का 50% यानी कि 30 हो जाएगा, और 40 का 90% यानी कि 4 9 36 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि हमसे प्रतिशत पूछा गया था। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, टोटल कितना इसने पाया है, टोटल कितना पाया है, देखिए ये 0.5 तो पहले ऐसे ही उतार देंगे, 0.5 हो जाएगा, देखिए ध्यान से 0.5। और इसके बाद से देखिए 4 2 6 5 11 11 और 6 16 का 6 हाथ में 1। उसके बाद से देखिए 3 8 11 11 11 9 20 20 3 23 23 3 26 के 6 हाथ में 2 3 और ये 4 466.5 हो जाएगा। और टोटल कितने नंबर में ये पाया हुआ है, देखिए 150 15 और 13 28 हो गया, 28 280 हो गया, 280 और 300 400 हो गया, 400 500 हो गया, 500 और ये दोनों मिलाकर के 600 हो गया। 600 में इसने 466.5 नंबर पाए हैं। और इसको प्रतिशत में पूछा गया था, तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी सिंपली आपका अब 6 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 25 6 7 42, 6 7 42 और 4 बचा, यानी फिर 46 हो गया, 4 बचा फिर 46 हो गया, यानी कि फिर 6 7 42, फिर 4 बचेगा और 45 हो जाएगा, फिर 42, यानी कि 77.77% आपका आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 78% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 77.77% आया था, इसको राउंड फिगर करके 78% दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। सभी विषयों में 60% या फिर उससे ज़्यादा पाने वाले छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है। चलिए देखते हैं
इसका टेबल में उत्तर क्या हो जाएगा, सभी विषयों की बात की गई थी और छात्रों की संख्या, सभी विषयों में देखिए छात्रों की संख्या जो 60% से अधिक पाए, देखिए 60 से कम है तो ये नहीं होगा। इसके बाद से देखिए ये 60 से कम है तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद से देखिए ये 60 है और इससे अधिक है सब में, तो ये हो जाएगा। इसके बाद से देखिए ये 60 से कम है तो ये नहीं होगा। इसके बाद से देखिए ये कम है तो ये नहीं होगा। इसके बाद से देखिए ये कम है तो ये नहीं होगा। और इसके बाद से इस पे देखिए ये भी 60 से सब अधिक है, यानी कि 60 या फिर उससे अधिक, यानी कि 2 टोटल छात्र हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। सभी 6 विषयों में अंक केवल पूछा जा रहा है किसका, एहान का। चलिए एहान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एहान दिया गया है, सभी 6 विषयों में टोटल प्राप्तांक से पूछा जा रहा है। 15 नवा कितना हो जाएगा, 135 प्लस 130 का 50% निकालेंगे तो 65 आ जाएगा। इसके बाद से देखिए 120 का 90% निकालेंगे 108 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए 100 का 60% निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 का 70% निकालेंगे 6 सत्ते 42 हो जाएगा। और 40 का 80% निकालेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए। देखिए 135 और 65 ये मिलाकर के 200 हो गया। 200 और ये 300, 308 और 368, 368 70 और 410 और ये 442, टोटल इसका अंक कितना आएगा, 442। दिए गए विकल्प में देखिए 442 हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 442 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, किस विषय में ये पूछा जा रहा है। यानी कि सिंपली आपको यहाँ पर देखिए सभी विषय के प्रतिशत को जोड़ दीजिए और किसमें न्यूनतम आ रहा है वो हमारा उत्तर होगा। चलिए जोड़ देते हैं। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 5, ये 5 हो गया और 6 8 14, 14 9 23, 23 7 30, 30 9 39, 39 और 8, 39 और 8 47 का 7 हाथ में 4 और ये मिलकर के 5, 575 ये हो जाएगा। इसको जोड़िए 35 65 100 160, 160 हो गया। उसके बाद से 235 285 365 और ये हो जाएगा 430, ये 430 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए इसको जोड़ेंगे तो 50 और 135, 135 और 205, 205 और 270, 270 और 360, 300 400 440 हो गया और 400 520 हो जाएगा। 520 इसका हो जाएगा। इसका देखिए क्या बोला जा रहा है, 70 और 9 16, 165, 165 और 70, बाकी के सबको जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 507। प्रश्न में पूछा गया था कि किस विषय में न्यूनतम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित में यहाँ पर 430 अंक आया हुआ था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गणित विषय। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए गणित यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 53 से लेकर के 57 तक तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारें ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक वर्ष में ए कंपनी के द्वारा कितना कार, बी कंपनी के द्वारा कितना और सी के द्वारा, इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष कितना कितना निर्माण किया जा रहा है उसका आंकड़ा आपको दिया गया है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है वर्ष 2016 से 2021 तक के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। यानी कि सबको जोड़ देना है। चलिए जल्दी से जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 5 और ये 3 4 7 5 12 6 18 3 21 और 5 26 का 6 हाथ में 2 4 6 8 10 12 और 14, 1465 इसका मान है। इसको जोड़िए 0 5 10 15 का 5 हाथ में 1 3 4 5 3 8 और 3 11 का 1 हाथ में 1 3 2 5 2 7 2 9 10 और 1 11, 1115 इसका हो जाएगा मान। इसके बाद से इसका देखिए 5 8 13 13 2 15 15 का 5 हाथ में 1 3 2 5 1 6 3 9 4 13 और 5 18 का 8 हाथ में 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 1285 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से ये डी वाला देखिए 0 5 ये हो जाएगा और उसके बाद से
3 6 9 3 12 2 14 2 16 2 18 का 8 हाथ में 1 2 3 5 7 9 और 2 11 1185 इसका हो गया। इसको जोड़िए 5 2 7 8 15 5 20 का 0 हाथ में 2 3 4 5 7 9 3 12 का 2 हाथ में 1 2 2 4 2 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा 920 इसका हो जाएगा। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, किस कार की संख्या अधिकतम है। तो दिए गए विकल्प में देखिए यहाँ पर कार ए 1465 ये सबसे अधिकतम है, यानी कि विकल्प नंबर डी में देखिए ए दिया गया है, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी। 2016 और 2021 की बात की गई है और कार ए की। तो देखिए यहाँ से यहाँ में कितना वृद्धि हो गया, तो आप कहेंगे 25 का वृद्धि हो गया। कितने पर वृद्धि हुआ है, 230 पर, और इसका अनुपात प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी हमारा मान क्या आ गया 250/23। इसको देखिए एक बार में काटेंगे, फिर एक 0 उतर जाएगा, फिर 2 बचा और 200 हो गया। 225 8 200 होता है, यानी कि 23 8 बार में जाएंगे, 10.8 के करीब हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए यहाँ पर 10.8 के करीब दिए गए विकल्प में केवल एक ही विकल्प दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है पिछले वर्षों में किस वर्ष की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि कभी भी गिरावट नहीं आया किसी भी साल में। मतलब कि 2016 से जब से प्रोडक्शन शुरू हुआ है तब से कभी गिरावट नहीं देखने को मिला। देखिए यहाँ 30 से 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, फिर ये गिरावट हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 200 से 220, फिर 215 गिरावट हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। 125 से 228, 212 गिरावट हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से डी में देखिए 130 से 165, फिर 230, फिर 230 से 220 गिरावट हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ये देखिए 115 से 212, फिर 218, फिर 125 गिरावट हो गया, यानी कमी हो गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी ही नहीं है जो कि कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 56 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 2018 से 2021 की बात की गई और किसकी, डी की। 2018 से 2021, 2018 से 2021 और कंपनी डी की, यानी कि 230 से 220 हो गया, 230 से 220 हो गया। कितने का कमी हुआ, 10 का कमी हुआ। कितने में, 230 में, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 और यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए यानी ऊपर हो गया 100 और नीचे हो जाएगा 23। अगर 25 रहता तो 25 चौके बार में जाता, यानी 23 चौके बार में आपको जाना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होता है 92। ठीक है, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब बचा 8 बचेगा, उसके बाद से भाग नहीं जाएगा, यानी कि आप दशमलव लगाएंगे और अब हो जाएगा 80, यानी कि 25 3 75, यानी कि अब ये 3 बार में जाएगा। लगभग यहाँ पर देखिए 4.3 के करीब हमारा उत्तर होगा। इतनी कमी आएगी। दिए गए विकल्प में देखिए 4.3 के आसपास कोई दिया गया है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4.35% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 57 की। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। 16 में ई और 19 में बी। 16 में ई, चलिए देखते हैं, 16 की बात की गई है, 16 में ई और 19 में बी की बात की गई है, यानी कि 115 कितना प्रतिशत होगा, 215 का हमसे पूछा जा रहा है, यानी 100 से सिंपली गुणा कर देते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 से ये काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूने 10, 1 बचा, और 5 3 15, और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए ये जाएगा आपका 5 चौके 20, 1 बचा, 5 3 15। अब देखिए यानी कि ये पूरा हो जाएगा 2300 डिवाइडेड बाई 43। जब इसको आप भाग देंगे तो इसका जो मान आएगा वो लगभग देखिए 4 5 20 और लगभग 50 दशमलव कुछ आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए इसके आसपास कोई विकल्प दिया गया है क्या, यहाँ पर देखिए 50 के करीब ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 से 62 की ओर बात करेंगे। दिया गया है निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन
में दिए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसका उत्तर क्या पूछा जा रहा है हमसे। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत 80,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक हिंट दिया गया कि परिवहन लागत जो है वो 80,500 दिया गया है। जब आप इस पाई चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर परिवहन लागत जो है वो 5% को इंडिकेट करता है, यानी कि हमारा सीधे तौर पर मान हो गया 5% बराबर 80,500। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम लोग 100% निकाल दें तो इसका मान क्या आ जाएगा। देखिए 80,500 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई 5, ये 20 बार में जाएगा। अब इसका एक जीरो उतर जाएगा और 2 जीरो पहले से है और 2 से गुणा कर दीजिए, 2 पच्चे 10 के जीरो हाथ में 1, ये हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 16,10,000 यहाँ पर 16,10,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16,10,000 कुल लागत हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था 5200 प्रतियां प्रकाशित करनी है, तो 5200 प्रतियों को प्रकाशित करने के लिए और साथ ही साथ 25% का लाभ भी अर्जित करना है। हमारा कितना आया था 16,10,000। ठीक है, अब ये इस पर 25% हमें लाभ कमाना है, तो यानी कि गुणे 125 और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो पहले ये उतर जाएगा और 161 में 125 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 5 और ये 6 5 30 के जीरो हाथ में 3, 5 3 8, ये हो जाएगा 2 और ये 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपका 1 6 1। अब इस सबको जोड़िए 5 2 8 2 10 1 11 के एक हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के जीरो हाथ में 1 1 1 2, यानी कि कितना मान आएगा 20,125। 20,125 तो टोटल जो इनका कॉस्ट आएगा वो इतना आना चाहिए और इसमें हम लोग 5200 से भाग दे दें। 5200 से भाग क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 5200 प्रतियां बेचनी है और एक प्रति का दाम कितना होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। इसमें इससे काट देंगे। अब बेसिकली हमारा क्या हो गया 20,125 में 52 से भाग दे दीजिए, यही हमारा उत्तर होगा। भाग देने पर जो लगभग मान आएगा वो आएगा 387 रुपया और 2 पैसा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से समझिएगा। चलिए पाई चार्ट में चलते हैं। कहा जा रहा है कि जो रॉयल्टी है जिसका मान 20% दिया गया है वो मुद्रण लागत जिसका मान 25% है उससे कितना कम है। तो 20 से 25 कितना कम है, 5 कम है। और कितने से, 25 से, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे 4 और ये 4 5 20 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 20%, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। ध्यान से समझिएगा। मुद्रण लागत की बात की गई है। मुद्रण लागत कितना दिया गया है 20,600 और इसका मान कितना होता है 25% का मान दिया गया है 20,600। एक बार फिर से देख लेते हैं किसकी मान पूछा गया है। मुद्रण लागत दिया गया है और रॉयल्टी हमसे पूछा जा रहा है। रॉयल्टी देखिए तो 25% का मान इतना दिया गया है और रॉयल्टी यानी 20% का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली हमको करना क्या होगा 20,600 और गुणे 20 और डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे। 5 से काटिए तो 5 25 और ये 5 चौके 20। अब देखिए इसको 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20, उसके बाद से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा, यानी 4,120 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 4 दूनी 8 और ये 4 और ये 4 चौके 16, 16,480 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर सी 16,480 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा। संवर्धन लागत कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 5% है। देखिए 5%, ठीक है, 5% कितना कोण बनाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 5% और टोटल कितना प्रतिशत होता है 100 और गुणे 360 से हम लोग गुणा कर देंगे क्योंकि पूरा एक जो सर्किल होगा यहाँ पर जो टोटल कोण बनेगा वो 360 का बनेगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया और ऊपर हो जाएगा देखिए
5 से ये काट देंगे तो 2 बार में जाएगा और ये 18 अंश आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 18 अंश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। ठीक है, जितना लागत है उससे 20% ऊपर उसका प्रिंट वैल्यू दिया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपसे कागज की लागत पूछा जा रहा है कि क्या होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए पुस्तक का अंकित मूल्य 160 दिया गया, यानी कि 120% का मान हमको 160 दिया गया। क्यों 120? क्योंकि 20% ऊपर रखा गया इसका अंकित मूल्य। यानी कि सबसे पहले हम लोग लागत निकाल लेते हैं, तो लागत कितना होगा 100% होगा। इसका मान कैसे निकलेगा 160 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई 120। देखिए इससे ये काट देंगे और उसके बाद से देखिए 12 से अगर इसको हम लोग 4 से काटे तो 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16 40 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए और इसके बाद से ये 400 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 3 ये इसका एक तरीके से जो एक्चुअल प्राइस है, लागत प्राइस है, वो आ गया 400/3 रुपया। अब देखिए जो ये 100% को दिखा रहा है कि 400/3 हो जाएगा। अब हमसे 30% का मान पूछा जा रहा है, 30%। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 30 और डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा और ये 10 आएगा और ये 40 आ जाएगा। यानी दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर सी 40 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 63 से 67 तक निम्न रेखा ग्राफ पर आधारित पूछा गया था। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर क्या है, ऊपर आयात है और नीचे निर्यात है। इसका अनुपात यहाँ पर प्रत्येक बार आपको दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, अनुपात दर्शाता है। उसके बाद चलिए सीधे प्रश्नों में चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस वर्ष में कंपनी की आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक है। कहा जा रहा है कि आयात और निर्यात में न्यूनतम अनुपात किस वर्ष में है। तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम किस वर्ष में है, 2003 में है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2003 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ का था और 2004 में 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ का था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था। यहाँ पर देख लीजिए 2004 की बात की गई है। इसका आयात और निर्यात का जो अनुपात है, ध्यान से समझिएगा, आयात और निर्यात का अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया गया है 12/10 भाग देंगे तो आप 1.2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको 240 करोड़ किसका मान दिया गया था, आयात का। यानी कि ऊपर हमारा हो जाएगा 240 करोड़ और नीचे निर्यात की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इससे, बराबर 12/10। अब ये 12 दूनी 24 यानी 20 हो जाएगा। और निर्यात का मान कितना आ जाएगा, निर्यात का मान आपका 200 करोड़ आ जाएगा। निर्यात का मान 200 करोड़। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ष 2004 एवं 5 में कुल संयुक्त निर्यात जो था वो 500 करोड़ का था, तो 2005 में आयात कितना होगा। तो 2005 में देखिए 2004 में जो निर्यात था वो कितना था, 200 करोड़ का, और 2004 और 5 को मिला करके जो निर्यात था वो 500 करोड़ का था। यानी 2005 में जो निर्यात हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, वो 300 करोड़ का हुआ होगा। अब देखिए 2005 का डेटा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। 2005 में यहाँ पर देखिए आयात और निर्यात का अनुपात कितना है, 1/2। तो यानी कि आयात बटे निर्यात, इसका मान कितना दिया गया है, 1.5 यानी 15/10। और हमारा 2005 में निर्यात कितना था, 300 करोड़। यानी आयात हमको निकालना है तो ऊपर रहने दीजिए, निर्यात का मान कितना दिया गया, निर्यात का मान 300 दिया गया, तो नीचे में हर वाले के जगह पे 300 रख देता हूँ। ठीक है, और 15 यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा। तो देखिए ये इससे कट जाएगा और 15 × 45 यानी कि आयात कितना हो जाएगा, 450 करोड़ हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए 450 करोड़, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 450 करोड़ बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 65 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2003 से 2004 तक आयात में प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें आयात और निर्यात किसी के भी बारे में जानकारी नहीं दी गई है और ये जो दिया गया ये अनुपात दिया गया है। तो बेसिकली आप एक वर्ष से दूसरे वर्ष के डेटा को टैली नहीं कर सकते क्योंकि ये अनुपात है।
अगर जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 0.5, तो अगर मैं 5/10 लिखूँ तो भी इसका मान 0.5 आएगा, और अगर मैं इसका मान 10/20 लिखूँ तो भी इसका मान 0.5 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों की वैल्यू आप अलग अलग हो रही है, इसलिए निर्यात और आयात अलग अलग हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है तो 2002 में कंपनी से निर्यात था, तो 2002 की बात की गई है। देखिए यहाँ पर है 2002, यहाँ पर अनुपात कितना दिया गया है 0.8, यानी कि आयात डिवाइडेड बाई निर्यात का मान कितना दिया गया 0.8, यानी कि 8/10, और आयात का मान हमें 260 करोड़ दिया गया, ऊपर रख दीजिए 260, और निर्यात का मान हमसे पूछा गया है तो 8 यहाँ नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखिए उसके बाद से देखिए इसको बेसिकली निर्यात का मान हम लोग को निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2600 डिवाइडेड बाई 8, 8 से भाग दीजिए, 8 त्रिक 24, 2 बचा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो जाएगा, 5, यानी 325 करोड़ दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर है 325 करोड़ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। कहा जा रहा है कि निर्यात आयात से कितने वर्षों में अधिक था, तो ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए जो हमें अनुपात दिया गया वो किसका दिया गया, आयात बटे निर्यात का, यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि निर्यात कब अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है निर्यात तब अधिक होगा जब इसका मान 1 से कम होगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ जो हर वाली वैल्यू, जाहिर सी बात है जब निर्यात ज़्यादा होगा और ऊपर वाली वैल्यू यानी अंश कम होगा तो 1 से कम मान आएगा, यानी कि जिस भी अनुपात में 1 से कम मान है उतने वर्षों में यहाँ पर जो निर्यात है वो आयात से अधिक होगा। दिए गए विकल्प में देखिए यहाँ पर 1 से कम है, यहाँ पर 1 से कम है, यहाँ पर 1 से कम है, उसके बाद से यहाँ पर 1 से कम है, यानी टोटल 4 वर्ष हो जाएंगे। अब देखिए विकल्प में देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, तो ये खिलजी हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध कब्जे में लिया, तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो ये लोथल, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, तो ये अहिंसा इसका जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 73 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, तो ये 7 न्यायाधीश थे, विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो ये सिपाहियों के द्वारा की गई थी, विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया, तो ये स्वदेशी इसका जवाब होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, स्वदेशी। अगला प्रश्न पूछा गया है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो ये 1919 में किया गया था, विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, 77 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो होती है, यानी कि मानक समय रेखा जो होती है, वो 82 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो ये क्रिप्स मिशन की विफलता, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर होगा, विकल्प नंबर सी सही जवाब है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो ये लू कहलाती है, विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये सीतापुर में स्थित है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नई आर्थिक नीति की सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे एलपीजी के मॉडल के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 85 की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क लोगो का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये जेवर के लिए होता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने के लिए केंद्रीय या फिर शीर्ष संस्था क्या है? तो ये नाबार्ड है। जिस प्रकार से आरबीआई जो नेशनलाइज बैंक होते हैं उनके लिए होता है, उसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं उनके लिए नाबार्ड होता है, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी नाबार्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1991 के आर्थिक सुधारों द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो विदेशी मुद्रा भंडार के संकट में, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास में और आर्थिक नीति की असफलता, तीनों की यहां पर बात की गई थी। यानी कि विकल्प नंबर डी यह सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये संघ की राजभाषा, जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो 343 में ही दिया गया है अनुच्छेद में। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110 यानी कि विकल्प नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, विकल्प नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया? तो ये भाग 4 क में किया गया। विकल्प नंबर बी यहां पर सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का नाम है। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो 65 वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होते हैं। विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो विबग्योर, यानी कि उसमें व्हाइट कलर नहीं आता, डब्लू नहीं आता विबग्योर में, यानी कि विकल्प नंबर डी सफेद नहीं शामिल है और इस वजह से यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है और इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस के तौर पर नहीं जानते हैं। विकल्प नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1.5 लाख रुपए है तो अब उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने बचत की है? ध्यान से समझिएगा। किसान विकास पत्र में जो उसकी बचत का 1/3 बोला जा रहा है और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में उसकी बचत का आधा है। यानी कि इसमें अनुपात क्या हो जाएगा? KVP अनुपात PPF जो होगा वो हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि यदि उसके पास कुल बचत 1.5 लाख रुपया तो उसने पीपीएफ में कितने बचत की है? तो पीपीएफ का वैल्यू हमारा कितना है? 2 है। यानी कि 1.5 लाख का बेसिकली 2 बटे और इन दोनों को जोड़ करके 5 हो जाएगा। इनसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 और 30,000 गुणे 2 यानी कि 60,000 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 60,000 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 7 क्रमिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? x - 3, x - 2, x - 1, x और उसके बाद से x + 1, उसके बाद से x + 2 और x + 3। देखिए 7 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इससे ये सब कट जाएगा। देखिए ये माइनस वाला जो था कट जाएगा। अब यानी कि 7x बराबर हमारा कितना माना जाएगा? दिया गया है 20। 7x बराबर इनका औसत कितना दिया गया है? 7x / 7 बराबर 20। यानी x का मान हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। x का मान 20 आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी संख्या x + 3 होगी। यानी 20 + 3 यानी कि 23 हमारा उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई
में कमी से संबंधित है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। विकल्प नंबर ए। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, ये बॉडमास रूल के तहत आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 ब्रैकेट यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दिया गया है पहले 6.25 माइनस 2.23, तो इसको जब आप घटाएंगे तो मान आएगा 4.02। क्या आ जाएगा? 4.02, और बीच में गुणे का निशान है तो गुणा मैंने लगा दिया। उसके बाद से दिया गया है 3.35 माइनस 2.23, इसका मान आपको मिल जाएगा 1.12, और फिर बीच में प्लस है। और उसके बाद से देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 0.0016 माइनस 2.987, इसका मान आ जाएगा आपका माइनस में 2.9854। तो जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, और ये माइनस लग जाएगा और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और ये प्लस हट जाएगा। यानी कि अब देखिए बॉडमास रूल के तहत पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस में करना है? देखिए 4.02 गुणे 1.12, इसका मान आ जाएगा 4.5024, और माइनस कितना हो जाएगा? 2.9854। इसमें से घटाइए, कितना घटाना है? 2.9854, तो इसका मान आ जाएगा 1.517। दिए गए विकल्प में देखिए 1.517 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप पीईटी 2022 के सभी शिफ्टों के पेपर के साथ साथ पीईटी 2021 के दोनों शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।